हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और यूपी की पीजीटी के फॉर्म्स निकले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूपी टीजीटी के फॉर्म देखे। उसमें हमने सारी चीज़ें देखी हैं, जितनी भी क्वेरीज आ सकती हैं। रिजर्वेशन रूल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और पे स्केल क्या है। तो इस वीडियो में भी हम सारी चीज़ें देखेंगे और रिजर्वेशन रूल्स क्या हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंजीकरण की प्रारंभ स्थिति क्या है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। कितनी तारीख को? 9 जून को ये स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो आपको फ़ी पे करना है ऑनलाइन, वो आपको 9 जून से स्टार्ट हो गया है। तो मतलब कल से ही आप फॉर्म भर सकते थे। ऑनलाइन की अंतिम तिथि क्या है? तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो अगर मैं अभी इसमें बताऊंगी तो फॉर्म 3 चीज़ों में फिल किया जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फ़ी पे करनी है और तीसरे में आपको जो सेक्शन 3 है उसमें आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आप 3 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके बाद की चीज़ें आप 6 जुलाई तक कर सकते हैं और जो लास्ट पार्ट है वो 9 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। तो मतलब आपकी लास्ट डेट जो फॉर्म फिल की फ़ीस भरने की है वो 6 जुलाई है और जो लास्ट थर्ड पार्ट है वो आप 9 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। फिर भी आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो मतलब अगर हम मोटे तौर पे देखें तो फॉर्म कब निकला? 9/6 को निकला। और फॉर्म भरने की मेन जो डेट है वो क्या है? फाइनल 6 जुलाई है, क्योंकि इसके बाद वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या है। तो कितने पद निकले हैं, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है? 624 के लिए वैकेंसी है। और बालक और बालिका दोनों संस्थाएं हैं इसमें, मतलब जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं बालक के और बालिका के लिए दोनों के फॉर्म्स इसमें निकले हैं। तो अगर देखेंगे आप, अभी मैं नोटिफिकेशन बताऊंगी प्रॉपरली कि उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो आप देखेंगे कि बालिका संस्थाओं की वैकेंसी कम है और बालक संस्थाओं की वैकेंसीज ज़्यादा हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश, आपको फॉर्म किस वेबसाइट से भरना है। तो आप जब ये upscssb.org पे जाएंगे तो इसके नीचे जो वेब पेज है उसमें लिखा होगा एडवर्टिजमेंट 2022 पीजीटी और साइड में लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसकी जो अगली वीडियो होगी वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही होगी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो मैं पूरा फॉर्म आपको फिल करके बताऊंगी। तो इसके अलावा अगर आप किसी और वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो एक पर्सन एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्म, बट आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसने हिंदी के लिए भी अप्लाई किया क्योंकि वो हिंदी के लिए भी एलिजिबल है, और उसने इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, पर एक विषय का आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप हिंदी का एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट का एक से ज़्यादा फॉर्म भरा तो जो लास्ट वाला फॉर्म है, जो लास्ट आपने भरा, वो मान्य होगा। उसके बाद है विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। कितनी वैकेंसीज थी? 624 वैकेंसीज थी। तो 624 वैकेंसी, अभी तो 624 है, 620 भी हो सकती हैं और ये बढ़ाई भी जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि उस टाइम जब ज्वाइनिंग होगी तो स्थिति क्या है। उसके बाद आपका जो प्रश्न पत्र होगा, लैंग्वेज क्या है पेपर का। तो लैंग्वेज का पेपर, अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी का पेपर होगा। अगर आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो मतलब जो भाषा वाले पेपर हैं वो उसी भाषा में होंगे। उसके बाद बाकी जो पेपर है वो किस में होगा? बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद है किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। कोई भी अगर आप आरक्षण के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप अप्लाई करिए। तो मान लीजिए अगर आप ओबीसी हैं तो अगर आपके पास यूपी का ओबीसी सर्टिफिकेट है तब आप एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, ये लिखा हुआ है इसमें। और इसके लिए भी आपके पास यूपी ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो फाइनल डेट है वहाँ पर जो हमने शुरू में
बताया वही है 9 जुलाई 2022। इसके अलावा आपका जो शुल्क है वो वापस नहीं किया जाएगा। तो मेन इस नोटिफिकेशन में इस पेज पे क्या था, रिजर्वेशन और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमें ये देखना है कि फॉर्म कितने सेक्शंस में है। तो फॉर्म कितने सेक्शंस में, 3 सेक्शन। फर्स्ट है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 16 डिजिट्स का क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तब आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट के बाद आपको क्या मिलेगी, एक ट्रांजैक्शन आईडी। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी ध्यान से कहीं लिख लेनी है या इसको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि आप 3rd सेक्शन पे ट्रांजैक्शन आईडी की डिटेल्स से ही भरेंगे। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट क्या है, कौन सा बैंक है, ये करके आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, तब आप फॉर्म का जो 3rd पार्ट है वो फिल कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी मिस करते हैं तो आपको फॉर्म की फ़ीस फिर से देनी पड़ सकती है। उसके बाद हमें बताना है शुल्क, कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो जो जनरल कैटेगरी है, जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनकी फ़ॉर्म की फ़ीस है 750 रुपये। EWS के फॉर्म की फ़ीस है 650 रुपये। OBC के फॉर्म की फ़ीस है 750 रुपये। अनुसूचित जाति SC 450 एंड ST 250। उसके बाद जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है और महिला, ये जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं इनमें से, उनकी फ़ॉर्म की फ़ीस वही होगी। मान लीजिए अगर कोई महिला OBC है तो उसके फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, 750 रुपीज़ होगी। विकलांगों के लिए जो भी श्रेणी में वो लाई करते हैं उनके फॉर्म की फ़ीस उससे आधी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई फॉर्म की फ़ीस को लेकर। अब हमें बताना है आयु सीमा। तो आयु सीमा मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 60। मतलब 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। वेतनमान क्या है, वेतनमान जो है वो लेवल 8 है, ग्रेड पे 4800 रुपये है। तो आपकी जो सैलरी होगी वो 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में होगी, लाई करेगी इसके बीच में, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट्स भी होते रहेंगे, जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी। तो ये मैक्सिमम सैलरी आप जो विथड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ, और ये जो मिनिमम सैलरी है वो है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। तो भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी, मतलब रिटन एग्ज़ाम, वो हम अभी आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब आपका इंटरव्यू होगा। इसके आधार पर जितने भी अंक आपको इन दोनों में मिलाकर मिलते हैं उस पे आपकी सूची तैयार होगी। तो लिखित परीक्षा पहले देखते हैं कि कितने मार्क्स का और क्या होगा। तो लिखित परीक्षा में जितने भी अंक आए हैं तो आपके 85% मार्क्स जो हैं वो लिखित परीक्षा के आधार पर जुड़ेंगे। और बाकी जब साक्षात्कार होगा तो 3 चीज़ें वो देखेंगे, सामान्य ज्ञान, उसके हिसाब से 4% मार्क्स होंगे, व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनैलिटी चेक 3% मार्क्स होंगे, और अभिव्यक्ति की योग्यता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसके मार्क्स पर 3% होगा, उसके बेस पे 3% होगा। तो बाकी का जो परसेंटेज है वो आपका इंटरव्यू के टाइम लगेगा। फिर निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर अगर आपकी इनमें से कोई योग्यता है तो आपके 5% अंक यहाँ से भी लग सकते हैं। तो डायरेक्ट डॉक्टरेट उपाधि के लिए अगर आपने PhD कर रहा है तो 2% मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने M.Ed कर रखा है तो 2% मार्क्स मिलेंगे। B.Ed की उपाधि रखने के लिए 1% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद राज्य की टीम के माध्यम से अगर आपने किसी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है या उसमें भाग लिया है तो आपको 1% मार्क्स वहाँ से मिल सकते हैं। तो अब हम इसको पूरा देख लेते हैं। तो पूरा पेपर अगर हम देखें, जो हम एग्ज़ाम देंगे वो 420 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। बट हमारा जो इंटरव्यू है और बाकी की चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टरेट की डिग्री है, B.Ed या M.Ed की डिग्री है, तो वहाँ से आपकी 50 मार्क्स वहाँ से आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा M.Ed B.Ed की उपाधि के लिए 25 अंक आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो टोटल आपके जो अंक है वो 500 इस तरीके से बनते हैं। साक्षात्कार में जो मैंने अभी बताया कि साक्षात्कार में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, सामान्य ज्ञान देखा जाएगा, आपका एप्टीट्यूड वगैरह, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी। उसके अलावा ये जो
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नियमावली है 1998 के अनुसार, अगर आपकी इन तीनों में से कोई और भी डिग्री है तो उसके हिसाब से आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा कैसी होगी, तो पहले तो हम ये बता चुके हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। 425 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा, पर क्वेश्चन कितने होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे। टीजीटी के उसमें भी मैंने बताया था कि 125 क्वेश्चन होंगे, बट वहाँ पे क्वेश्चन 4 मार्क का था, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, यहाँ पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का है, और सारे क्वेश्चन क्या हैं, कंपलसरी हैं। समय अवधि कितनी है, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का ये पेपर होगा। जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है, तो ये सारे क्या हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सही के उत्तर पर गोला लगाना है और किस पेन का प्रयोग करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। उसके बाद इसके आधार पर इसमें जो भी मार्क्स आएंगे इसके आधार पर पहले मेरिट होगी। तो 25% कैंडिडेट्स को, जो टॉप 25% कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद इनकी छटाई किसके बेसिस पे होगी, इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। उसके बाद और मार्क्स किसके आधार पर लगेंगे, अगर आपके पास बीएड, एमएड या पीएचडी है तो उसके आधार पे आपके और मार्क्स लगेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 डिग्री है इनके मार्क्स आपकी किस आधार पे लगेंगे, जब आप ये फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, जो फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी, 9/7/2022, ये फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इसके दौरान आप इनमें से कोई डिग्री अटेन कर रहे हो तभी इनके मार्क्स लगेंगे, इसके बाद आप इन डिग्री को अटेन कर रहे हो तो ये मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में, अभी जैसे मैंने बताया कि बॉयज़ कॉलेज में भी वैकेंसी है और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भी वैकेंसी है, पर कोई मेल कैंडिडेट सिर्फ बॉयज़ के स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ के स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, पर फीमेल कैंडिडेट दोनों ही स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पर ऐसा संगीत के क्षेत्र में नहीं है। संगीत के क्षेत्र में कोई नेत्रहीन पुरुष महिला कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका, जैसे मैंने बताया, दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र होंगे। ठीक है, पर फॉर्म भरते वक्त आपको इसमें से एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो आप वैकेंसी के हिसाब से टिक कर सकते हैं। जिसमें भी ज़्यादा है, बालक वर्ग में ज़्यादा है, वैसे बालक वर्ग में ही ज़्यादा है, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए एकमात्र ही आवेदन पत्र मान्य होगा। एक विषय के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्म, पर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर दिया और फिज़िक्स के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आप एक सब्जेक्ट का फॉर्म कई बार अप्लाई नहीं कर सकते, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, जैसे मैंने बताया अंतिम तिथि क्या है, 9/7/22 है, इस टाइम तक अगर आपको कोई डिग्री नहीं मिली है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं मिली है, आप अपीयरिंग हैं, आपने इसी साल पेपर दिया, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। तो आपके पास, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातकोत्तर की डिग्री आपको मिल गई है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें। ठीक है, परीक्षा की तिथि, केंद्र और समय आपको सूचना के द्वारा, किसके हेल्प से, ईमेल और एसएमएस की हेल्प से मिल जाएगा। तो आपको अपना करेक्ट ईमेल भरना है फॉर्म में और करेक्ट फ़ोन नंबर भरना है, क्योंकि आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो इन दोनों के थ्रू ही पता चलेंगी। ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आरक्षण श्रेणी, मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये आपके पास चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, तो आप इनमें बदलाव नहीं कर सकते, जन्म तिथि, जेंडर, आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, तो आपको ये पहले ही सोच लेना है कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद है हाई स्कूल। अब आपका आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वही फिल करें जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हो या आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे हो, इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणिक प्रति चयन बोर्ड द्वारा सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जब रिजल्ट निकल जाएगा
तो पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी। इसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं ऑफलाइन या फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो अपना श्रेणी अवश्य अंकित करें। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट है या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो आपको अपनी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करना है। इसमें अब महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि जैसे क्या होता है कि कुछ फीमेल्स की शादी अपर कास्ट में हो जाती है या कुछ फीमेल की शादी लोअर कास्ट में हो जाती है जैसे SC, तो पर आपका शादी से पहले जो आपका बिफोर मैरिज जो आपके फादर थे उनकी जो कास्ट है उसके हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। ऐसा नहीं कि शादी के बाद अगर आप SC हो गए हैं तो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। शादी से पहले अगर आप OBC थे तो OBC का ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये नया सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ हैं वो इधर दिखाई गई हैं। तो पहला सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, तो जनरल की 14 वैकेंसी, OBC की 7, SC की 9 और ST की 0 वैकेंसी है। तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देखना है। अगर आप ST कैटेगरी के हैं पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इतिहास की वैकेंसी देखिए, मनोविज्ञान, संस्कृत विज्ञान, तो आप अपने वैकेंसी देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC में कम है तो जनरल में आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रवक्ता बालिका वर्ग, जो बालिका संस्थाएं हैं, लड़कियों के जो कॉलेजेस हैं उधर कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो नागरिक शास्त्र में तो आपको ये दिख गया होगा कि यहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब जैसे जीव विज्ञान में देखिए जनरल की 2 वैकेंसी है, OBC की 1, SC और ST की वैकेंसी नहीं है। पर अगर हम बालक वर्ग में देखें तो इसी सब्जेक्ट की वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। हम बालक वर्ग को भी चूज़ करके जो महिलाएं हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। पर अगर आपको बालिका वर्ग का ही स्कूल चाहिए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको बालिका वर्ग का ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि ये लेक्चरर की पोस्ट का एग्ज़ाम है, प्रवक्ता पोस्ट का एग्ज़ाम है, तो सब में आपके पास क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन MSc MA ये होना ही चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया था कि B.Ed के जो मार्क्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं 1%, मतलब 25%, 25 मार्क्स। तो ये जो चीज़ है वरीयमान अधिमानी, ये क्या है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, पर ये होना तो अनिवार्य है। तो ये है कंपलसरी और ये है प्रेफरेंशियल। कंपलसरी है तो ठीक है, और वरीयमान मतलब प्रेफरेंशियल, इससे ज़्यादा आपके पास ये डिग्रीज भी हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके भी मार्क्स आपको इंटरव्यू के बाद आपका जो ग्रेड है मेरिट में वो बढ़ा सकते हैं। तो हिंदी के लिए हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज। तो आपके पास हिंदी में MA होना चाहिए और संस्कृत के साथ BA होना चाहिए। तो इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या चाहिए, B.Ed M.Ed PhD एवं किसी, तो इन तीनों में से कुछ भी अगर आपके पास है, ये सारे ही हैं, तो उससे आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गणित में देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देखना है कि B.Tech वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ही देखिए क्या दी हुई है, MA तथा MSc। अगर आपने या तो MA किया हो या MSc किया हो। प्रशिक्षण वरीयमान गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स, या फिर आपने BA ऑनर्स किया हो, किसके साथ, मैथ्स के साथ। तीनों सालों में आपका मैथ्स होना चाहिए, 2 इयर्स और उससे ज़्यादा, 2 इयर्स उससे ज़्यादा आपके पास आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा BSc ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बॉटनी से या जूलॉजी से, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, जंतु विज्ञान जूलॉजी से क्या किया हो, MSc किया हो अथवा प्रशिक्षण, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी है इसके बाद। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ
MSc BSc में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान, या फिर आपने एग्रीकल्चर से किया हो बट उसके साथ MSc BSc होना चाहिए। कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc, या आपने जूलॉजी किया हो उसके साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान भी आपने पढ़ा हो, तो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त आपका जो विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc किया हो, या फिर आपने ये चीज़ की हो। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब कि इसके लिए रसायन विज्ञान वाले बच्चे अप्लाई ना करें, ठीक है। मतलब सिर्फ यही बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा है भौतिक विज्ञान, MSc भौतिक विज्ञान। उसके अलावा या तो ये हो MSc भौतिक विज्ञान, या किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान किसी भी उत्तर प्रदेश के कॉलेज से आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो BSc के साथ। और ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आपने BEd MAd या PhD किया हुआ है किसी भी उससे, तो आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। नेक्स्ट है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में MSc या गृह अर्थशास्त्र। तो आप ये सारी जो नोटिफिकेशन है ये देख सकते हैं। अंग्रेजी में क्या करना है, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय है, या तो उत्तर प्रदेश के कॉलेज से या किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो इंग्लिश में, ठीक है। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये डिज़ायरेबल है कि इसके अलावा अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको पहले कंसिडर किया जाएगा। समाजशास्त्र और रसायन विज्ञान। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए, MA प्रशिक्षण। समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BA ऑनर्स, तो मतलब BA ऑनर्स होना चाहिए और आपने इसमें कम से कम 2 साल तक BA ऑनर्स पढ़ा हो, ठीक है। और साथ में MA वो भी समाजशास्त्र में होना चाहिए। रसायन विज्ञान देख लेते हैं। इसके लिए आपका MSc किस में होना चाहिए, केमिस्ट्री में, अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BSc ऑनर्स, या फिर आपने BSc ऑनर्स किया हो इसके साथ केमिस्ट्री में। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में मतलब आपने एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, MAd के साथ BA अथवा BSc। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, इन तीनों में से जिसमें भी आप एलिजिबल हैं वही आप अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य के लिए MCOM, फिर कृषि और अर्थशास्त्र का दिया है नागरिक शास्त्र। तो ये आप वेबसाइट पे भी जाके दे सकते हैं। इतिहास के लिए क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, भूगोल के लिए क्या, और मनोविज्ञान। तो मेनली क्या है कि BA MA BSc MSc ये क्वालिफ़िकेशन आपकी सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, या आपने जो भी सब्जेक्ट है वो कम से कम 2 सालों तक पढ़ा हो, तब आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कला और संस्कृत। तो ये आता है हमारा वीडियो का एंड। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बने रहें बाकी की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स।